क्या तुम भी जूलियस सीजर से परेशान हो लेकिन फिर भी बोर्ड्स में 100 स्कोर करना चाहते हो? तो इस वीडियो को एंड तक देखना। So hello 2027 batch. This video is completely for those students who are dedicated to score full marks in their English Literature Board exam in 2027. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जूलियस सीजर क्या टफ़ है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में। तो जैसे तुम 9th में आए होंगे, तुमने देखा होगा कि 8 से पूरा सिलेबस चेंज था। तुम्हारे पास पोएम की अलग बुक है, तुम्हारे पास चैप्टर्स की अलग बुक है, उसके साथ तुम्हारे पास एक न्यू नॉवल आ गई थी। मीन्स नॉवल भी नहीं, मतलब पूरी एक ट्रेजेडी आ गई थी तुम्हारे पास जूलियस सीजर, और तुम्हें कुछ नहीं पता था क्योंकि देखो 9th में मार्क्स डाउन जाते हैं क्योंकि तुम्हारे पास अगर जूलियस सीजर है तुम्हें पता नहीं उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं ये बात करने वाली हूँ कि मानो ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रही हूँ जिनके अगर 9th में फाइनल्स तक भी अगर 60s या 50s में भी मार्क्स आए ना अगर इंग्लिश लिटरेचर में, तो अगर तुमने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया, जो मैं चीज़ें बताऊंगी, अगर तुमने पूरे ईयर उसे फॉलो करा है ना, गारंटी दे रही हूँ तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे इंग्लिश लिटरेचर में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ इस वीडियो में, एंड ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा तुम्हारी। तो जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और एंड तक बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं कि जूलियस सीजर था क्या। तो ये पूरा जूलियस सीजर के प्ले हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो वैसे तुमने 9th में पढ़ा होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जूलियस सीजर क्या था। तो जूलियस सीजर एक प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था इन द 16th सेंचुरी, एंड इस बुक में जो तुम पढ़ोगे जूलियस सीजर ही ट्रेजेडी पूरी 16th सेंचुरी की इंग्लिश पे बेस्ड है। इसलिए तुम्हें जब भी टीचर पढ़ाएंगी तुम्हें हर एक वर्ड हर एक लाइन का पूरा एक मीनिंग लिखनी पड़ेगी, ताकि जो तुम्हें एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, क्योंकि तुम हर बार हर एक पैसेज को एग्ज़ाम के टाइम में स्कैन नहीं कर सकते हो, है ना। तो एक प्ले किस कहते हैं, पूरा एक पॉलिटिकल ड्रामा है। नंबर 1 पॉइंट मेन है कि पॉलिटिकल ड्रामा था। दूसरा पॉइंट असैसिनेशन पर था जूलियस सीजर के। और तीसरा हमें देखते हैं कि कैसे जो ब्रूटस इतना क्लोज फ्रेंड था पूरे जूलियस सीजर के, उसे कैसे मैनिपुलेट किया गया था, और इसी मैनिपुलेशन के कारण उसका ट्रैजिक डाउनफॉल हुआ था पूरे एंड में। ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना जूलियस सीजर में कि पॉलिटिकल ड्रामा है, पॉलिटिकल बायस हुआ था उस समय पूरा विक्टोरियन एरा में। दूसरा ब्रूटस नोबल मैन था जो सीजर के इतने क्लोज था, फिर भी एक मैनिपुलेशन के कारण उसने पूरा ट्रैजिक डाउनफॉल हुआ था पूरे जो असैसिनेशन की टीम्स था। और दिखाते हैं कि कैसे पूरी आयरनी वगैरह इस सब में। तो अगर जूलियस सीजर तुम पढ़ रहे हो ना, अगर तुम शेक्सपियर पढ़ रहे हो ICSE स्टूडेंट्स, तुम्हें पता होना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, क्योंकि जूलियस सीजर में आयरनी मेटाफर सिमिली बहुत है। और इनफैक्ट जब अभी तुमने पढ़ा नहीं होगा, अब जब तुम स्टार्ट करोगे 10th में जो दूसरे सीन है उसमें तुम्हें पता चलेगा कि हर एक जो स्पीच थी ब्रूटस की, एंटनी की, और एंटनी की जो स्पीच थी ना, अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, वो सबसे पावरफुल एक वेपन था, पावरफुल स्पीच रही है पूरे जूलियस सीजर की। और बोर्ड में भी एंटनी की स्पीच का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जूलियस सीजर था क्या। तो ये पूरा जूलियस सीजर के प्ले हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो वैसे तुमने 9th में पढ़ा होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जूलियस सीजर क्या था। तो जूलियस सीजर एक प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था इन द 16th सेंचुरी, एंड इस बुक में जो तुम पढ़ोगे जूलियस सीजर ही ट्रेजेडी पूरी 16th सेंचुरी की इंग्लिश पे बेस्ड है। इसलिए तुम्हें जब भी टीचर पढ़ाएंगी तुम्हें हर एक वर्ड हर एक लाइन का पूरा एक मीनिंग लिखनी पड़ेगी, ताकि जो तुम्हें एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, क्योंकि तुम हर बार हर एक पैसेज को एग्ज़ाम के टाइम में स्कैन नहीं कर सकते हो, है ना। तो एक प्ले किस कहते हैं, पूरा एक पॉलिटिकल ड्रामा है। नंबर 1 पॉइंट मेन है कि पॉलिटिकल ड्रामा था। दूसरा पॉइंट असैसिनेशन पर था जूलियस सीजर के। और तीसरा हमें देखते हैं कि कैसे जो ब्रूटस इतना क्लोज फ्रेंड था पूरे जूलियस सीजर के, उसे कैसे मैनिपुलेट किया गया था, और इसी मैनिपुलेशन के कारण उसका ट्रैजिक डाउनफॉल हुआ था पूरे एंड में। ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना जूलियस सीजर में कि पॉलिटिकल ड्रामा है, पॉलिटिकल बायस हुआ था उस समय पूरा विक्टोरियन एरा में। दूसरा ब्रूटस नोबल मैन था जो सीजर के इतने क्लोज था, फिर भी एक मैनिपुलेशन के कारण उसने पूरा ट्रैजिक डाउनफॉल हुआ था
पूरे जो असैसिनेशन की टीम्स था और दिखाते हैं कि कैसे पूरी आयरनी वगैरह इस सब में। तो अगर जूलियस सीजर तुम पढ़ रहे हो ना, अगर तुम शेक्सपियर पढ़ रहे हो आईसीएसई स्टूडेंट्स, तुम्हें पता होना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, क्योंकि जूलियस सीजर में आयरनी, मेटाफर, सिमिली बहुत है। और इनफैक्ट जब तुमने पढ़ा नहीं होगा, अब से तुम स्टार्ट करोगे 10th में, जो दूसरे सीन है उसमें तुम्हें पता चलेगा कि हर एक जो स्पीच थी ब्रूटस की, एंटनी की, और एंटनी की जो स्पीच थी ना, अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, वो सबसे पावरफुल एक वेपन था, पावरफुल स्पीच रही है पूरे जूलियस सीजर की। और बोर्ड में भी एंटनी की स्पीच का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है ना। तो जब हम आगे की स्पीचेस पढ़ते हैं तो हमें पता लगे पूरे जूलियस में आयरन ही है। और इनफैक्ट ब्रूटस जब खुद अपना उसकी एक स्पीच में या फिर उसका एक डायलॉग था जिसमें वो खुद बात बताता है कि उसे कैसे वो खुद असैसिनेट करता है। तो मैं स्पॉइलर नहीं दूँगी क्योंकि आगे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होती है जूलियस सीजर, लेकिन बस ये बता रही हूँ कि जो ये मैनिपुलेशन था ब्रूटस का, और एंड में हम ये देखते हैं कि ब्रूटस और जो उसका दोस्त था कैशियस, उन दोनों ने खुद सुसाइड कमिट किया था। और ये दिखाता है कि जूलियस सीजर डेथ के बाद और पावरफुल था। पूरा ये जो पॉलिटिकल ड्रामा था, जूलियस सीजर की असैसिनेशन स्टार्ट हुआ था, जूलियस सीजर पे ही ख़त्म हुआ था, क्योंकि जूलियस सीजर डेथ के बाद भी और पावरफुल प्रूफ हुआ था। तो ये मैं तुम्हें एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया है, और इसके बाद हमें तुम्हें स्टार्ट करते हैं कि तुम्हें करना क्या है पूरे जूलियस सीजर में। ये अगर तुम पूरे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो इंग्लिश लिटरेचर में, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर तुम्हें अपने गोल्स तक पहुंचना है तो तुम्हें इसमें 3 चीज़ें सबसे अपने दिमाग में सेट करके रखनी है। और वो फर्स्ट है डिसिप्लिन के अलावा कुछ भी नहीं है। डिसिप्लिन है तो तुम अपना गोल्स डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। दूसरा है कंसिस्टेंसी, लगातार अगर तुम जो मैं तुम्हें बताऊंगी इस वीडियो में अगर तुम उसे फॉलो करते हो, सेकेंड स्टेप है तुम्हारे गोल्स तक पहुँचने का। तीसरा है डेडिकेशन, कितने डेडिकेशन के साथ तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं इसी वीडियो में, मैं तुम्हें एंड तक तुम देख लेना ये 3 चीज़ें ही कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन था ग्रेड 8 तक तो हमारे तक की पैसेज की लाइन दी गई है, तो उसमें हमें था कि हु सेड दिस, ऐसे तो आएंगे नहीं क्वेश्चन की हु वाज जूलियस सीजर, व्हाई ही सेड दिस लाइन, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि अगर प्री बोर्ड तुम्हारे इसी जाएंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो बोर्ड्स में तुम स्कोर कर सकते हो, लेकिन वो प्री बोर्ड में तुम्हारे मार्क्स बहुत डाउन चले जाते हैं, क्योंकि आयरनी, जक्सटापोजिशन, ये सारी चीज़ें इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि कुछ समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को कि करना क्या है भाई। लेकिन फिर भी वीडियोस में तुम्हें सब चीज़ बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो मैंने यहाँ पे अपनी बुक भी खोल रखी है जूलियस सीजर, तो मैं तुम्हें इसके साथ बताती हूँ। तो जो हमारे बोर्ड्स था, मैंने रिसेंटली अपने 2026 में अपने बोर्ड्स दिए हैं क्लास 10th के, तो उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताती हूँ। तो मेनली एक्ट 3 से आता है, जो 10th का बोर्ड का पेपर है वो एक्ट 3 से आता है, जब जूलियस सीजर की असैसिनेशन कर देते हैं वो लोग। अब तुम्हें देखो एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें ये भी बताने वाली हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। देखो, ये जो हमारी ट्रेजर चेस्ट एंड जूलियस सीजर लगी है ना, ये बस 2025 से लगी है। मीन्स 2025 में वो स्टूडेंट्स फर्स्ट थे, बैच फर्स्ट था जिसने ये अपना बोर्ड्स दिया था जिसमें जूलियस सीजर लगी थी, है ना। तो उसमें कोई बहुत चीज़ें ऐसी थी जो हमारे बोर्ड्स में नहीं, पास्ट 2 ईयर से नहीं है, और वो चीज़ें तुम्हारे वाले बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2 चीज़ें। तो मैं तुम्हें बता रही थी कि एक्ट 3 आ चुका है, एक्ट 5 भी आ चुका है, मतलब एक्ट 3 के सीन 1 सीन 2 ऐसे हैं, तो एक्ट 3 भी दोनों साल आया है, एक्ट 5 भी आया है। एक्ट 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिख के कह रही हूँ, एक्ट 4 तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्ट 4 कर लेना एक्ट 4 में, क्योंकि पूरा तुम देखोगे कि पूरा उनका कैसे वो वार वगैरह चलती है, स्पीचेस वगैरह हैं वो उसके इम्पॉर्टेंट पता चलता है कि जो स्पीच वो पहले बोल चुके हैं कि अब उसका मतलब समझ में आ रहा है कि भाई वो अब ये कहना चाह रहा था कि कैसी आयरनी होती कि जो वो उस टाइम प्रेडिक्ट कर चुका होता है एंटनी, वो अब हो रहा होता है। तो वो इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्पीच उसमें इंपॉर्टेंट है, हर एक सीन इंपॉर्टेंट है, एंड पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पूरा एंड तक बताऊंगी, लेकिन अभी एक्ट 3 से हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्ट 3 में
देखो इन रोम इन सीन 1 में क्या है, रोम इन फ्रंट ऑफ द कैपिटल। अब इसमें पूरे जो उसकी स्पीचेस वगैरह हैं तुम साइड में नोट्स बना लो, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ ऐसे पूरी, तुम मतलब उनके करके मीनिंग लिख लो इनकी, है ना। तो क्योंकि तुम जो पढ़ोगे तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, मतलब कि तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि साथ साथ क्या बोलना चाह रहे हैं ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसमें असैसिनेट सीन 1 में असैसिनेशन हो चुका होता है सीजर का। और ये याद रखना, सीजर के लास्ट वर्डिंग, सीजर का हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं तुम्हें कुछ से नोट्स दिखाऊंगी, तुम वो लाइन, जैसे जूलियस सीजर में मेन मार्क स्कोरिंग क्या होता है कि डायरेक्ट अगर तुम जो जैसे मेटलस है, ब्रूटस है, सीजर, जो भी ये कैरेक्टर हैं, अगर तुमने जो जब तुम इनको आंसर लिखोगे इनके, अगर तुमने स्पीचेस लिख दी, स्पीचेस मतलब 2-3 लाइन अपना आंसर एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब मार्क्स बढ़ा देगा, बोनस मार्किंग, मतलब तुम्हें डेफिनेटली मार्क्स स्कोर करेगा। अगर तुम खाली उसे एक्सप्लेन कर रहे हो ना, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। ये है कि तुम्हें बुक से लिखनी पड़ेंगी लाइन्स, जो उसकी कोटेशन में तुम ऐसे लिख सकते हो, वो तुम्हें डायरेक्टली स्कोर कराएंगे मार्क्स। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता रही हूँ, एक इसी मन में ही, अब तुम मेरे साथ तुम अपनी बुक्स भी खोल लो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, मतलब साइड में मैं तुम्हें सीन में भी दिखा रही हूँ स्क्रीन में, लेकिन एंड में भी तुम्हें नोट्स दिखाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें पॉइंट्स पे तुम एक्चुअली तुम्हें लिखोगे ना, अगर तुम आंसर डेफिनेटली तुम प्री बोर्ड में भी, टीचर प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं देता, लेकिन तुम डेफिनेटली 25 मार्क्स स्कोर करोगे प्री बोर्ड में भी। तो लेकिन तुमने बुक्स निकालो, और जो मैं तुम्हें मार्क के लिए बोल रही हूँ, मार्क करने के लिए वो मार्क करो, ठीक है। तो देखो ये सीजर की स्पीच थी, बट आई एम कॉन्स्टेंट एज अ नॉर्दर्न स्टार ऑफ हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी देयर इज नो फेलो इन द फिर्मामेंट। तो ये 3 लाइन सीजर्स का एक वो दिखाती है कि वो एम्बिशियस था, ओवर कॉन्फिडेंट था, एंड वो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता था, क्योंकि उसने क्या बोला कि आई एम कॉन्स्टेंट एज ए नॉर्दर्न स्टार। जो नॉर्दर्न स्टार होता है, पोल स्टार होता है, वो कॉन्स्टेंट है, तो मैं उसके तरह कॉन्स्टेंट हूँ कि ऑफ हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी, कि मतलब उसके जैसा, तो उसकी जो एक ट्रू की फिक्स्ड है, जैसे मैं भी फिक्स्ड हूँ, अपने डिसीजंस नहीं बदलता किसी भी कहने पे, कि मतलब हेवंस में भी इतना स्मार्ट कोई नहीं होगा जितना नॉर्दर्न स्टार की तरह मैं हूँ। तो ये जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें हम दिखाते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है जैसे कि प्रूफ दैट कि सीजर्स डेथ वाज प्रूफ टू बी मोर पावरफुल देन व्हेन ही वाज अलाइव, तो उसमें हम ये वाला तुम लिखना है, क्योंकि ये वाली लाइन दिखाती है कि जब वो जिंदा था तब उसने एक कमिटमेंट की थी पूरी कि मैं तो फिक्स्ड हूँ, और यही हम दिखाते हैं एंड में भी कि भाई प्रूव्ड होता है कि वो फिक्स था, उसकी डेथ भी इवन मोर पावरफुल हुई। तो हम ये वाला लिखते हैं उस वाले में ये पूरा उसमें लिख देना, ब्रैकेट्स में लिख देना या फिर उनमें लिख देना इन्वर्टेड कॉमास उन सब में। उसके बाद हम ये भी देखते कि एक क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रूव दैट सीजर वाज एम्बिशियस, तो उसमें हम ये वाला लाइन अगर लिखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि भाई हाँ, इससे ये प्रूव करते हैं कि सीजर एम्बिशियस था, क्योंकि देखो उसने अपने आप के अलावा किसी को नहीं देखा, तो उसने हेवंस में भी उसने बोल दिया कि कोई नहीं था उसकी तरफ फिक्स्ड, ठीक है। तो इससे तो ये है। उसके बाद इसमें और अगर मैं बताऊँगी तो इसमें एक्ट 3 के सीन 1 में जो एंटनी की स्पीच, मैं बार बार बोल रही हूँ कि पूरे जूलियस सीजर के प्ले में एंटनी की स्पीच वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। एंटनी की स्पीच लिख के ले लो, आती ही आती है, मैंने दोस्त में देखा है, नहीं भी आएगी तो तुम्हें पता होना चाहिए मीनिंग, क्योंकि एंटनी ने जो प्रेडिक्शन की है, जो उसकी स्पीच में बोला है, वही हम आगे चल के देखते हैं कि वो सब ट्रू होता है, तो दोनों तरफ से एक कनेक्शन हो जाता है, तो वो आता ही आता है। क्योंकि आगे वाले सीन में भी, अगर आगे वाले सीन है तुम्हारे पास, तुम उसमें एक्सप्लेनेशन देने के लिए एंटनी की स्पीच का एग्जांपल दोगे कि उसने क्या प्रेडिक्शन की थी, क्या स्पीच किया था, ठीक है। और हम ये भी देखते कि कैसे कि वो मतलब पॉलिटिकल उसमें ये हिंट करता था कि मतलब वो आगे चलकर पता चलता है कि एंटनी कितना क्लेवर था, कि उसने तो खाली वो उनके साथ था, असैसिनेटर्स के साथ था, लेकिन वो अपना ही अलग प्लान कर रहा था एक पूरा रिवेंज। तो वो भी इसके इन्हीं स्पीच वगैरह में पता चल जाता है कि भाई वो क्या प्लान कर रहा था उसमें। तो ये एंटनी की वाली स्पीच है। ओ माइटी सीजर, दोस दो लाई सो लो आर ऑल दाई कॉन्क्वेस्ट ग्लोरीज ट्रायम्फ स्पॉइल्स श्रंक टू दिस लिटिल मेजर। अब ये एंटनी की एक इंपॉर्टेंट स्पीच है, क्योंकि वो उसमें असैसिनेटर्स के पास आ गया, लेकिन वो वहाँ पे सीजर के लिए अच्छा बोल रहा है, तो वो तो एक तरीके से कैशियस के मन में डाउट हो गया था। लेकिन एंटनी क्या करता है, वो खाली बोलता है कि अगर सीजर इतना नोबल था, इतना ऑनर्ड था, कि अगर एंटनी को कितने भी टाइम तक अगर वो जिंदा रहे, लेकिन फिर भी अगर उसे कुछ मौका मिले मरने का, तो इतना विलिंगली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा जितना वो आज करेगा। और उसी स्वॉर्ड से जिसने सीजर का प्रीशियस ब्लड जिसके कारण बह रहा है, तो वही वो स्वॉर्ड, ब्रूटस की जो स्वॉर्ड थी, असैसिनेटर्स की स्वॉर्ड थी, उसी से वो मरने के लिए भी तैयार था। तो ये दिखाता है कि एंटनी बहुत फ्रेंडली था सीजर के साथ, उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसे बहुत रिस्पेक्ट करता था उसकी। ये एंटनी और सीजर के रिलेशनशिप में आता है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप। उसके बाद एंटनी की जो सारी स्पीचेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जूलियस सीजर में।
और देखो पेपर में आता क्या है, पेपर में ये आता है कि देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो भी सीन पढ़ रहे हो उसके स्टार्टिंग में और उसके एंडिंग में क्या हुआ था। यानी जब ये सीन 1 एंड हो रहा है, देखो एंटनी का लास्ट था जिसमें एक सर्वेंट आता है ऑक्टेवियस सीजर का, तो ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा सीन चल रहा है, मतलब ये वाली स्पीच उसने कौन से सीन में बोली थी, इसके स्टार्टिंग में क्या हुआ, इसके एंडिंग में क्या हुआ। जैसे अब तुम्हें कोई स्पीच दे देंगे, जैसे एंटनी के मानो ये वाली स्पीच दे दी कि द हार्ट इज बिग गेट दी अपार्ट, ये सीन 2 की जस्ट ऊपर वाले पार्ट में है। तो इसमें पता होना चाहिए कि इसके बाद किसकी एंट्री हुई थी, मतलब तो सर्वेंट आया था ऑक्टेवियस सीजर का, और इससे पहले क्या हुआ था। तो एंटनी ने अपनी प्रोफेसी की थी, पूरे प्रिडिक्शन कर दिया था इससे पहले वाले में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसा हर सीन का इंपॉर्टेंट पार्ट पता होना चाहिए कि उससे पहले क्या हुआ था और उसके एंड में किसकी एंट्री हुई थी और उसने क्या बोला था, क्यों हुआ था। और उसके बाद इस एक्ट हर एक सीन की ना एक इम्पोर्टेंस होती है, तो ये इम्पोर्टेंस पे लिखना है कि एक्ट 3 सीन 1 की इम्पोर्टेंस क्या है ना, एक्ट 2 की इम्पोर्टेंस क्या है, एक्ट 3 की सीन 1 सीन 2 ऐसे, फिर एक्ट 4 हर उसके इम्पोर्टेंस होती है, तो वो भी पता होनी चाहिए। और एक्ट 3 सीन 2 और सीन 3 में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो दिखाता था कि भाई जो प्लेबियंस थे, जो सिटीजन थे, वो कितना इरेशनली थिंक करते थे भाई। क्योंकि पहले ब्रूटस ने अपनी स्पीच दी, ब्रूटस के साथ हो गए, उन्हें पता चल गया कि ठीक है भाई सीजर का असैसिनेशन वर्दी है, मतलब होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जब एंटनी ने उनको मैनिपुलेट कर, तो एंटनी के साइड हो गया, तो ये दिखाता है कि वो रेशनली थिंक नहीं करते, जो उनको बोला जाएगा वो उसको मान लेते। तो ऐसे प्लेबियंस का भी पूरा आता है कि भाई प्लेबियंस क्या थे, कैसे इरेशनली थिंक करते कि नहीं करते थे, तो पूरा प्लेबियंस के ऊपर भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो, अब जो एक्ट 4 है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था। तो जैसे तुम देख सकते हो कि मैंने लिखा भी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं से हर चीज़ की मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब जब तुम जूलियस सीजर पढ़ते हो ना, तो तुम्हें हर एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। देखो जैसे प्रोस्क्रिप्शन, तो ये वाली लिस्ट थी जिसमें एंटनी और ऑक्टेवियस उन लोगों के नाम के टिक लगा रहे थे जिनको उन्हें अब मारना था, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद ऐसे साइड पे तो मीनिंग लिख सकते हो हर उसकी। ये मैंने बताया था कि एंटनी, ऑक्टेवियस, ब्रूटस एंड कैशियस, मेनली एंटनी एंड ब्रूटस, इनकी तो तुम जैसे जो स्पीचेस होंगी ना उनको वैसे हाईलाइट कर लेना, मतलब दूर से दिख जाए बुक खोलते कि भाई इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। अब देखो जी ये वाला है, तो इस एक्ट 4 में हमें मेनली ये पता चलता है कि भाई ब्रूटस कितना गिल्टी फील करता है कि अब वो खुद अपने सुसाइड के लिए तैयार हो जाता है। अब ब्रूटस और कैशियस के बीच में भी झगड़ा हो जाता है, फाइट हो जाती है। अब ये ब्रूटस भी कुछ बोलता है, ब्रूटस बोलता है कि कैशियस की गलती है, कैशियस बोलता है कि ब्रूटस की गलती है कि जो सब बोल रहा है, क्योंकि ब्रूटस ने ही एंटनी को अलाउ किया था कि वो उस स्टेज पर बोल सकता है सबके सामने, मतलब सीजर की जो फनरल स्पीच थी वो दे सकता है। ये देखो पढ़ना है। तो अब बात करते हैं एक्ट 4 से, तो मैं एक्ट 4 के इंपॉर्टेंस पार्ट बता रही हूँ सबसे पहले। तो एक्ट 4 में सीन 3 ब्रूटस का ड्रीम, जिसमें घोस्ट ऑफ सीजर एंटर करता है। तुम सब ओपन कर लो अपनी बुक में, ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्ट 4 का, क्योंकि 2025 में भी और 26 में भी सबसे ज़्यादा इसके होप थे कि ये वाला क्वेश्चन आएगा कि नहीं आया। तो घोस्ट ऑफ सीजर बहुत इंपॉर्टेंट, जब तुम पढ़ोगे तुम्हें पता चल जाएगा क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रूटस बिल्कुल नींद में होता है इस सीन में, वो अपने रेबल कैंप में होते हैं कि एंटनी और ऑक्टेवियस के साथ वार स्टार्ट हो जाती है। अब सीजर ब्रूटस, मतलब सीजर का जो घोस्ट होता है वो ब्रूटस से उसके टेंट में मिलना आता है। अब इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि सीजर बोलता है कि यू शैल मीट मी एट फिलिपी। ये फिलिपी जो बैटल ग्राउंड था, तो वो मतलब पूरा प्रिडिक्शन करते थे कि हाँ भाई ब्रूटस तुम मुझे फिलिपी में मिलोगे, ब्रूटस से मिल जाता। तो ये एक फोर शैडो करता है कि भाई सीजर की तरह ब्रूटस का भी एंड होगा, फिलिपी में होगा और ब्रूटस भी सीजर से मिलेगा आफ्टर लाइफ में, जैसे भी तुम बोले घोस्ट, लेकिन ब्रूटस भी मिलेगा। ये फोर शेडो करते हैं ना, बताया मैं जूलियस सीजर में हर एक सीन में, हर एक स्पीच में कुछ ना कुछ फोर शेडोइंग होती है और आयरनी होती है। तो ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए कि फोर शेडोइंग क्या है और आयरनी क्या है। तो इस वाले में फोर शेडो क्या था कि ब्रूटस भी अब सीजर से मिलेगा, ब्रूटस का भी ट्रैजिक डाउनफॉल होगा। उसके बाद
एक्ट 5 में जो सीन 5 है, उस सीन 5 में था ब्रूटस की एक ब्रूटस बोलता है कि माई हार्ट दो जॉय दैट येट इन ऑल माई लाइफ आई फाउंड नो मैन बट ही वॉज ट्रू टू मी। तो ये वाला है ना, इसके बाद हमें पता चल जाता है कि ब्रूटस अब सुसाइड करने का तैयार था। वो अब बिल्कुल इतना गिल्टी हो चुका है कि वो अपना जो उसका वेट है इतना गिल्टी का, असैसिनेशन का, वो अब नहीं उठा पा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि मतलब कैशियस इससे पहले सुसाइड कर चुका होता है, तो हमें पता चलता है कि जीतते जीतते भी जो ये ब्रूटस कैशियस थे इनकी हार हो जाती है। तो इसमें बोलता है लूजिंग डे, तो ये भी पूरी एक आयरनी है, पूरा एक पैराडॉक्स टाइप का है। मतलब पैराडॉक्स तो नहीं हुआ लेकिन मतलब कंट्रास्टिंग जैसा है, ये आयरनी है, फोर शेडोइंग भी इससे पहले हमें पता चल गया था क्योंकि इससे पहले वाले एक उस पैराग्राफ में ब्रूटस बोलता है कि ही वॉन्ट्स टू डाई। ब्रूटस इज आयरनिक, ब्रूटस आयरनिक होता है क्यों? क्योंकि ही वॉन्ट्स टू डाई बट नॉट हैव द करेज टू डू, ही नीड्स समवन टू होल्ड हिज स्वॉर्ड। वो मरना चाहता है लेकिन उस पर करेज नहीं, खुद से अपने आप को मार पाए। पूरा आयरनिक होता है, आयरनी हो जाती है कि कैसे मरना चाहता है लेकिन खुद भाई उस पर करेज नहीं है मरने का। तो इस वाले उसमें मेरा मतलब कि हर एक उसमें इंटरकनेक्टेड होता है, हर एक सीन, हर एक जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्पीच होती है। तो ये दिखाता है कि ब्रूटस खुद सुसाइड कमिट कर लेता है। उसके बाद लास्ट जो उसका पार्ट था एक्ट 5 सीन 5 में, एंटनी और ऑक्टेवियस की जो लास्ट वर्ड्स थे कि दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। तो इससे हमें पता चल जाता है कि मतलब प्रूफ हो जाता है एंटनी और ऑक्टेवियस को भी कि ब्रूटस नोबल मैन था। वो तो बस मैनिपुलेशन के कारण ही जो असैसिनेटर्स था उनका साथ दे रहा था, क्योंकि तुम्हें पता है कि जूलियस सीजर एम्बिशियस था, उस कैशियस ने बोला, कैशियस की पर्सनल जेलसी थी वो सारी, कोई प्रूफ नहीं था कि भाई हाँ कि सीजर एम्बिशियस ही निकलेगा। वो बस कैशियस की अपनी पर्सनल जेलसी थी जिसके कारण पूरा प्ले हुआ। और ये अब आएगा इस वीडियो का सेकंड पार्ट। अब इसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कैसे क्वेश्चंस मतलब कैसे नोट्स तैयार करने हैं और कैसे उन्हें फॉलो करना है और कैसे क्वेश्चंस तुम्हें खुद से बना के उनकी प्रैक्टिस करनी है जिसको तुम लिख सकते हो, क्योंकि उसी जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी वो क्वेश्चन ही घुमा फिरा के आता। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो तो तुम इस टाइप के नोट्स बना लो, जैसे मैं तुम्हें ये मेन इंपॉर्टेंट एक्ट 5 में सीन 1 का दिखा रही हूँ एज एग्जाम्पल। देखो जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्ट 5 सीन 1, तुम हर एक एक्ट स्टार्ट करना एक्ट 3 से, मैं तुम्हें एक्ट 5 का दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस और सिर्फ तो इंपॉर्टेंस लिख लेना हर एक सीन का, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्ट 5 सीन 1। तुम एक्ट 5 पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा, लेकिन तुम्हें हल्का सा बता देती हूँ क्या है। एंटनी एंड ऑक्टेवियस स्टैंड फॉर अथॉरिटी एंड रिवेंज। अब हर एक कीवर्ड को ना अंडरलाइन कर लेना। एंटनी और ऑक्टेवियस अथॉरिटी एंड रिवेंज के लिए करते हैं, ब्रूटस एंड कैशियस रिप्रेजेंट करते हैं ऑनर एंड लिबर्टी। पॉलिटिकल प्लॉटिंग, ट्रैजिक डाउनफॉल, ट्रैजिक डेथ, ये होता है पूरा एक्ट 5 में। मतलब जो भी पूरी समरी होती है उसका इंपॉर्टेंस हमने लिख दिया सीन 1 का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि वाई डज कैशियस से ही इज कंपेल्ड टू फाइट। अब देखो जूलियस सीजर में हर किसी का लाइन का मतलब होता है, हर किसी वर्ड का मतलब होता है। तो ये कैशियस की एक स्पीच थी, स्पीच में उसका उसने कुछ वर्ड लाइन्स बोली थी, उसका था कि भाई वाई डज कैशियस से दैट ही इज कंपेल्ड टू फाइट। तो ये मैंने उसका पूरा आंसर लिखा कि कैशियस फील्स दैट ही इज फोर्स्ड बाय फेट टू फाइट दिस बैटल अगेंस्ट हिज विल। तो जो ये क्वेश्चन है ना इन्हीं के आसपास घूमेगा, ये सारे इंपॉर्टेंट जो लाइन्स थी उनका था। जैसे ये कुछ लाइन्स थी उसका फिर पूरा मीनिंग लिखा है ना। अब देखो हर एक स्पीच का तुम्हें सबसे सेकंड पार्ट है फोर शेडोइंग लिखनी है। एंटनी, ब्रूटस, कैशियस, ऑक्टेवियस, इन सब की स्पीच की फोर शेडोइंग और आयरनी होती है। तो ये तो मैं लिखने ही लिखने हैं, अगर फोर शेडोइंग में तो मैं डायरेक्ट तो पूछूंगी नहीं भाई इसकी फोर शेडोइंग क्या थी इसकी स्पीच की। जो क्वेश्चन में जब तुम लिखोगे ना आंसर, तुम्हें इसकी फोर शेडोइंग लिखने की, कुछ भी क्वेश्चन होगा मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि तुम्हें उसमें आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा कि इसकी फोर शेडोइंग ये थी। जैसे इसमें बताया कि इट हिंट्स एट हिज ओन डेथ एंड डिफीट ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। सीन 1 में जो कैशियस ने बोलता है उसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने। फिर पोर्शिया की डेथ हुई थी, तो पोर्शिया की डेथ, हर एक की डेथ कुछ सिग्निफाई करती है, हर किसी की डेथ का सिग्निफिकेंस होता है। तो पोर्शिया की डेथ का क्या सिग्निफिकेंस था, ठीक है। फिर ब्रूटस का रिएक्शन टू पोर्शियाज डेथ, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्ट 4, तो मैंने कंबाइन करके लिखा है। अब आता है थर्ड पॉइंट की आंसर्स कैसे लिखने एग्जाम में। तो बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, तो मैं साइड में देख सकता हूँ, मैं तुम्हें दिखाया कि कैसे क्वेश्चन डिवाइड होते हैं 3 3 3 3 4, यानी 16 मार्क का एक क्वेश्चन होता है तुम्हारा टोटल। स्टोरीज में भी डिवाइड होता है, मतलब स्टोरीज का भी जो एक क्वेश्चन 16 मार्क का, पोएम भी 16, जूलियस सीजर भी 16 ऐसे होते हैं। तुम टोटल 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, एक तुम्हारा चॉइस होता है, तुम किसी से भी तीनों में से किसी भी सेक्शन से तुम अटैम्प्ट कर सकते हो। तो अब तुम देखो इसमें क्या होता है, बहुत बच्चे कहते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन, अब 3 मार्क के तुम 2-3 लाइन में लिखोगे, मार्क्स तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे तुम्हें। इनफैक्ट तुम इंग्लिश लिटरेचर में ICSE में तो बात कर रहे हो। और दूसरा क्या है, तो बच्चे 2-2 पेज लिखते हैं, भाई इतना टाइम नहीं मिलता। इनफैक्ट जो मैंने हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था और प्रीवियस का भी जो था, जब से जूलियस सीजर ये सब बहुत, तो 2 बार मिलते तुम्हें बस, है ना, इंग्लिश लिटरेचर पेपर। वो बहुत कम होता है बिलीव में, क्योंकि एक क्वेश्चन के तुम्हारे की 5 पार्ट्स होते हैं और 3-4 मार्क्स तुम्हें इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है और तुम्हें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो बहुत मुश्किल होता है कि टाइम मैनेजमेंट। तो तुम्हें लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी और ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने मार्क के क्वेश्चन हो, कितना टाइम और कितना लाइन्स लिखनी है। क्योंकि अगर तुम एक 3 मार्क के क्वेश्चन तुम 2 पेज होगे ना, तुम हार्डली 2 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो इसलिए तुम्हें जानना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी तुम्हें कितना लिखना है ना। तो जैसे कि 3 मार्क के क्वेश्चन है, तो देखो गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि
हम देखते हैं कि 3 मार्क का क्वेश्चन है। हमने एक क्वेश्चन था, मतलब मैं तुम्हें साइड में दिखा रही हूँ, ये था व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ब्रूटस स्पीच इन एक्ट 3 सीन 2। देखो मैंने तुम्हें बताया था ब्रूटस एंटनी की बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, मैं बार बार कह रही हूँ। पूरा पॉलिटिकल ड्रामेटिक जो सीन चलेगा पूरा प्ले इनकी स्पीच के ऊपर चलता है, असैसिनेशन के ऊपर चलता है, इसलिए एंटनी ब्रूटस की स्पीच के नोट्स बनाने हैं, बिना नोट्स के नहीं होगा। और हर एक स्पीच के लिए तुम मीनिंग लिखोगे, उसके बाद तुम्हें 4 to 5 पॉइंट्स, वो क्या कहना चाह रहे हो स्पीच में, उसकी फोर्थ शेडोइंग क्या है इंक्लूडिंग करके तुम्हें 4 to 5 पॉइंट्स हाई वोकैबुलरी में नोट करने हैं, ताकि जब तुम बार बार पढ़ोगे तो तुम मीनिंग तो तुम्हें पता है, लेकिन जब तुम आंसर लिखोगे तो वही पॉइंट्स तुम अपने उस आंसर में इंक्लूड करोगे, इलेबोरेट तुम कर दोगे, लेकिन वो पॉइंट्स डिट्टो तुम्हें उसमें लिखना है। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ब्रूटस स्पीच इन एक्ट 3 सीन 2, है ना। तो इसका आंसर मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। देखो द मेन पर्पस ऑफ ब्रूटस स्पीच हुआ, देखो मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं, लेकिन वैसे तो पॉइंट्स अलाउड नहीं होते, लेकिन मैं खाली एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें इसमें मैं दिखा रही हूँ कि मुझे नहीं, क्योंकि तुम पॉइंट्स में मत लिखना, क्योंकि पैराग्राफ ही डिमांड करता है वैसे तो बोर्ड, तो तुम ये तो मैंने खाली नोटबुक में लिख दिया, तो तुम मत लिखना, ठीक है। बोर्ड में तो बिल्कुल भी मत लिखना, ठीक है। तो मेन पर्पस ऑफ ब्रूटस स्पीच, और मैंने ये भी कहा है कि जब तुम नोट्स बनाओगे ना, तो अब जैसे सीन 1 सीन 2 सीन 3 मत करना, चलो कोई बात नहीं, मतलब मीनिंग और पॉइंट्स तो तुम्हें करने पड़ेंगे, लेकिन जब जैसे एक्ट 3 के सीन 1 सीन 2 सीन 3 के तुम्हें नोट्स बना दिए, फिर एंड में जब एक नोट्स कंप्लीट करेंगे इसके स्पीच के, एक्ट 3 का हेडिंग डालना ऊपर और उसमें लिखना इंपॉर्टेंट कोड्स या इंपॉर्टेंट लाइन्स, और फिर उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में लिख देना। तुम मैंने बताया कि अगर तुम्हें 8 to 9 मार्क्स में 8 to 9 लाइन्स में अगर तुम्हें पूरे 3 to 4 मार्क्स स्कोर करने ना, तुम्हें डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट लाइन्स अपने बुक से उठा के बोर्ड को लिखनी ही पड़ेगी, बोर्ड को देनी ही पड़ेंगी लिखकर, और हाई वोकैबुलरी की लाइन्स। कुछ मैं दिखाती हूँ। देखो मेन पर्पस क्या था ब्रूटस की स्पीच का, ऐसा कि नोट्स में ही घूमेगा पूरा आंसर, जैसे घूम रहा है जस्टिफाई सीजर्स मर्डर। फर्स्ट पॉइंट इसको पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन खाली मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे में लिखा है, ठीक है। जस्टिफाई सीजर्स मर्डर, सबसे पहले तो जो ब्रूटस की स्पीच थी जिसमें वो प्लेबियंस को आगे अपना रीजन एक्सप्लेन करते कि भाई मैंने क्यों असैसिनेट किया जूलियस सीजर को, वो ये था कि सबसे पहले जस्टिफाई करते सीजर की मर्डर को, मेन तो ये था ना, जस्टिफाई कर रहा था सीजर की मर्डर को। तो ही एक्सप्लेन्स दैट सीजर वाज एम्बिशियस एंड दैट एम्बिशन वुड हैव हार्म्ड रोम्स फ्रीडम। सेकेंड, काम द क्राउड एंड विन देयर सपोर्ट, उनका सपोर्ट जीतने के लिए ही यूज लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजनिंग एंड अपील्स टू द सिटीजन सेंस ऑफ ऑनर एंड टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ सिटीजन, ये एक्सप्लेन किया था मैंने। उसके बाद दूसरा, हाँ उसके बाद मैं तुम्हें ये वाला दिखाती हूँ, ये थर्ड पार्ट है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ डज एंटनी यूजेस रिटोरिक टू मैनिपुलेट द क्राउड इन स्पीच। तो एंटनी रिटोरिकल बहुत था भाई, पूरे प्ले में रिटोरिक, एंटनी के रिटोरिक क्वेश्चन को भी आते ही आते हैं। तो इसका आंसर देखो मैंने क्या लिखा था, गेंस द गेंस द क्राउड ट्रस्ट, क्राउड का ट्रस्ट जीतने के लिए, है ना। ही सेज ही हैज कम, अब देखो इन्वर्टेड कॉमा से मैंने क्या लिखा है, टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। ये डायरेक्ट मैंने लाइन लिखी है कि मैं सीजर को बरी करने के लिए आया हूँ, उसे प्रेज करने के लिए नहीं। ये अगेन एक रिटोरिक था, मैनिपुलेशन का उसने यूज़ किया था। और इन्वर्टेड कॉमर्स में जो तुमने लिखा उसके बाद तुमने डैश में लिख दिया प्रिटेंडिंग ही वोंट चैलेंज ब्रूटस, ये दिखा दे कि वो मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ ब्रूटस को। फिर अपील्स टू इमोशन, ही शोज सीजर्स क्लोक, उन्हें सीजर्स के क्लोक को दिखाया था, ब्लडी क्लोक को, जब पर्सोनिफाई किए थे उसके बाउंड एज डम्ब माउथ्स बेगिंग फॉर जस्टिस। फिर तीसरा, स्टर्स देम टू एक्ट विदाउट डायरेक्ट ऑर्डर्स, ही क्लेम्स ही इज अगेन ब्रैकेट में नो रेटर एज ब्रूटस इज, but his emotional language and imagery whip the people's emotions into anger। तीनों 3 मार्क में 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, तीनों लाइन किससे ली थी, डायरेक्ट बुक से ली थी। ये नो रेटर एज ब्रूटस इज, तो ये एंटनी का जो भी लेटर क्वेश्चन आता है उसमें ये वाली लाइन लिखनी ही लिखनी होती है। वो तुम लिखते हो ना, तुम्हें सिर्फ उसका प्रूफ देना होता है कि भाई हाँ तुम सही कह रहे हो। तो प्रूफ क्या है, सबसे बेस्ट प्रूफ की डायरेक्ट लाइन से उठा लो हर एक पॉइंट के लिए बुक से, है ना। अब दूसरा मैं तुम्हें, तो ये था इस वाले वीडियो में। तो अभी जाओ वीडियो में होने पे अभी से दूर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। हर एक सीन के जो मैं तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स बताएं इन्हें फॉलो करो। फर्स्ट वाला ये कि 4 to 5 लाइन्स हाई वोकैबुलरी। सेकेंड लाइन कैरेक्टर्स के बारे में कि वो स्टार्टिंग में कैसे थे, एंड तक हम कैसे मिले, कैसे थे वो नोबल थे, जैसे ब्रूटस नोबल था, ऑनरेबल था, एंटनी क्लेवर था। ही जैसे एंटनी ही वांट्स टू टेस्ट द वाटर बिफोर ही कम्स, जैसे वो वाटर को टेस्ट करना चाहते हैं इफ़ इट इज़ फ्री फॉर हिम दैट इट इज़ सेफ फॉर हिम टू ड्रिंक। यानी इसका इस लाइन से हमने ये बताया था कि एंटनी जब सीजर का असैसिनेशन हो जाता है तो एंटनी अपने सर्वेंट को भेजता है वहाँ पे ये देखने के लिए कि भाई क्या जो सराउंडिंग से सेफ है एंटनी के आने के लिए वहाँ पे। तो ये बताया क्लेवर है ना। और इसी पार्ट में हम ये भी क्वेश्चन लिखना कि रिलेशन कैसे, सीजर ब्रूटस का रिलेशन एंड में क्या हुआ, बिल्कुल इमोशनल बेट्रियल चला। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था उसमें हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट लाइंस या जो कोटेशन जो तुम लिखोगे वो लिखना है 3 पार्ट में डिवाइड होकर। ये 3 के नोट्स तो बनाने हैं। मैं भी कह रही हूँ तुम्हारे उसमें एक्ट 4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन है, एक्ट है एक्ट 4।
सीन 1 2 3 4 जितने भी उसके पार्ट हैं, वो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अभी इसमें मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी तुम नोट्स तो बना ही लेना। थर्ड पार्ट में जो मैं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसमें तुम इनको डेफिनेटली लिख लेना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑनलाइन जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये डेफिनेटली प्री बोर्ड में और बोर्ड में अगर तुमने अपने आंसर में लिख लेना, गारंटी दे रही हूँ 100 100 मारे अगर तुमने इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो तुम्हें बताया ना, इन्हीं क्वेश्चन पे पूरे अलग अलग क्वेश्चन घूमेंगे, इन्हीं पॉइंट्स पे पूरे अलग अलग क्वेश्चन घूमेंगे, आंसर घूमेंगे, तो इनको लिख लेना। तो वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो बाकी गैस, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, तुम्हें हेल्प मिलेगा, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्प करेगी जो स्टूडेंट्स मतलब 9th में जिनके 50-60 में मायू के एकदम लेवल बढ़ता है, तो थोड़ा गिर जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ICSE की इंग्लिश तुम्हें पता है कैसी है, तो फिर भी मैं कहूँगी कि वो स्टूडेंट्स भी 100 अगर तुम नहीं भी करोगे, लेकिन 95 प्लस तुम डेफिनेटली कर लोगे इंग्लिश लिटरेचर में। प्री बोर्ड में देखो, स्कूल वाले तुम भले यहाँ से परफेक्ट लो, स्कूल वाले मार्क्स नहीं देते हैं, लेकिन बोर्ड में तुम्हारे आ जाएंगे अगर तुमने इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया, इस वीडियो को एंड तक देखा होगा, तो डेफिनेटली तुम्हारे आ जाएंगे। जिनके बच्चों के मार्क्स 50 या 60 में भी आए, मैं उससे भी बोल रही हूँ कि उनके भी डेफिनेटली 95 प्लस आएंगे, 100 भी आएंगे अगर तुमने इस 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया, है ना। और अगर तुम्हें हेल्प मिली होगी तो चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन क्लिक कर देना, ताकि तुम्हें और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो सारे मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट में अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो कमेंट में बता देना, मैं उस सब्जेक्ट पर वीडियो बना दूँगी। बाकी बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स।